ये भी एक कला है। तो जिलाध्यक्ष जी को भी इस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे साथ ही विधायक, हमारी छोटी बहन, सांसद, सबको साथ लेते हुए तमाम लोगों से केवल एक निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं कि राजस्थान की विधानसभा के चुनाव में अलवर जिले ने ठीक परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। सब सीटें नहीं जीती जा सकती है, लेकिन जो अनुपात में जो अच्छे जिले 5, 7, 8 जिले जिनके यहां से अच्छी कांग्रेस की सीटें आई, उनमें अलवर जिला और कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने, रंधावा साहब ने भी वापिस अलवर को देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपके नेता प्रतिपक्ष या तो सीएम को केबिन गाड़ी घोड़े, वो क्या एस्कॉर्ट, और या जूली साहब को एस्कॉर्ट, 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे। तो ये अलवर के लोगों ने जो विधानसभा चुनाव में अच्छा किया, उसका परिणाम आपको मिला। लेकिन लोकसभा चुनाव में हम चूक गए। लोकसभा चुनाव में प्रयास आपने अच्छे किए, लेकिन एक बाहर का व्यक्ति आकर के हमारे अलवर के अंदर चुनाव जीत करके चला गया और आज हम कह रहे हैं कि सरिस्का में घोटाला कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम नेताओं की कमी रही है, कार्यकर्ताओं ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए आने वाले समय में मैं यही आशा और अपेक्षा करता हूं कि भंवर साहब, हम अलवर जिले में आने वाले चुनाव में लोकसभा और तमाम विधानसभा के चुनाव जीते। इसके लिए अभी से कमर कसनी पड़ेगी, और अभी से कमर इसलिए करनी पड़ेगी कि ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, मोदी सरकार, वो घमंड में चूर है, अहंकार में है, सत्ता का नशा है, पैसे का नशा है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, काम करने की आवश्यकता नहीं है, विदेशों में घूम रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप बताइए, मैं आपको एक सीधा सा सवाल पूछता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी को उम्मीदवार बनाया था, तब ये कहा था कि एक चाय बेचने वाला है, एक गरीब का बेटा है, एक गरीब का व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो गरीबों के लिए वो उत्थान की सोचेगा, उनको आगे बढ़ने की सोचेगा, उनके अच्छी शिक्षा के लिए सोचेगा। और आपने देखा, जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं समझता हूं कि विदेशी कपड़ा, विदेशी सोच और विदेशी भ्रमण, इसके अलावा उन्होंने कभी भी गरीब की सुध नहीं दी है। आप बता दीजिए मुझे, 80 से ज्यादा देशों की विदेश यात्रा क्या करके ला रहे हैं भाई, क्या तमगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ट्रंप ने आपको धमका करके ऑपरेशन रुकवा दिया, सीज फायर करवाया कि नहीं, आप बताओ। और आज कल की तारीख में 16वीं बार ट्रंप बोला है कि मैंने धमका करके, व्यापार का हवाला देकर के, धमकी देकर के मैंने वहां पर करवा दिया। और कल तो एक बहुत ही ऐसी बात बोल दी जो मैं समझता हूं कि मुझे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। ट्रंप ये कह रहा है कि 5 जगुआर विमान गिराए गए, फाइटर विमान, किसके लिए मुझे पता नहीं। अब आप समझ सकते हो कि जब पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को बुला करके डिनर करता है तो वो ट्रंप किसके लिए इशारा कर रहा है, या आप और हम समझ रहे हैं कि कहां के फाइटर विमान गिरे। आज तक कोई बात आई, देश के प्रधानमंत्री ने बोला। ऐसे तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, राजीव जी के लिए पता नहीं क्या क्या बातें बोलता है। और वो तो मैं सुनी नकल भी कढ़ावे लोकसभा के मायने, कढ़ावे ना नकल। तो मैं ना आप बताओ
कि जो व्यक्ति आज एक वर्ड नहीं बोल पा रहा है, और वो बड़ी बड़ी विदेश नीति की बातें कर रहा था, बड़ी बड़ी किसानों के लिए आमदनी 2022 में दोगुनी करने की बातें कर रहा था, किसान 15 महीने तक खून के आंसू रोए। आज भी क्या हुआ, वो तीनों काले कानून कहां गए, वापस लेने पड़े किसान की ताकत के सामने। तो ये संविधान को तोड़ना नहीं है तो क्या है आप बताइए। किसी के भी ईडी आ जाएगी, किसी के इनकम टैक्स आ जाएगी, भूपेंद्र यादव जी के भी भेजो ना, एक दिन ईडी देगा, पता लग जाए कौन कितना पानी में है, भेजो ना। जो मेरे आ सकती है, और भविष्य में जल्दी जूली साहब हंसते रहो, आपके तो मैं पक्का भिजवा के रहूंगा, क्योंकि मुझे तो मेरे जैसा आपको करना है। तो हम दोनों मिलकर के अगर ताकत लगाएंगे तो भूपेंद्र यादव जी की अगर ईडी चली जाए तब ये मानना कि ये देश संविधान से चल रहा है, वरना तो तानाशाही से चल रहा है। ये मैं कहना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं, हर व्यक्ति कह रहा है, 500 करोड़ का घोटाला अलवर में केवल एक सीमा खिसकाने को लेकर के हो रहा है। तो भाई साहब, इन्होंने तो पता नहीं कितनों की सीमा खिसकाई है, कितना इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से कितने छापे डाले हैं, कितने पैसे लिए हैं, और चक्की पी सिंह, और वो नेता अजीत पवार इनका उप मुख्यमंत्री बना बैठा है। आप समझ सकते हो कि जो हालात हो रहे हैं, और प्रदेश के तो कहने ही क्या भाई साहब, बात जय हो भजन लाल जी की, क्या कहने हैं। भजन लाल जी मुस्कुराते रहते हैं, कभी कभी मंच पे आते हैं तो माइक सामने होता है तो गुस्सा करते हैं। अरे भजन लाल जी, गुस्सा मत करो, कुछ काम करके दिखाओ। ये पर्ची तो निकल गई, लेकिन इस पर्ची से आगे तो बढ़ो। हमने मान लिया, मानना हमारी, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने मान लिया कि कोई व्यक्ति राजस्थान का नहीं चाहता था, भाजपा का एक भी व्यक्ति भी नहीं चाहता था कि हमारा मुख्यमंत्री भजन लाल हो। लेकिन जब भजन लाल की पर्ची खुल गई और जब शपथ ले ली संविधान की, तो हम हो, चाहे जूली साहब हो, चाहे हम तमाम लोग भजन लाल जी को मुख्यमंत्री मानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद में, मुख्यमंत्री जी आपने किया क्या? धोते भाषण, पंचायत चुनाव नहीं कराना, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद कर दो, हर किसी के मुकदमा लगा दो, बजरी माफिया हावी, लैंड माफिया हावी, और अब तो ये खनन माफिया भी हावी, और अब तो वो शेर का सीमा सरकाने वाला माफिया भी आ गया, आपके आ गया ना, सीमा सरकाने वाला माफिया आ गया। अब बताओ, ऐसे ऐसे हालात हो गए, फिर कहते हैं कि आप संविधान बचाने की रैलियां क्यों कर रहे हो, संविधान को कहां खतरा है। संविधान को तो ये तो कांग्रेस पार्टी और इनके महान नेता थे, वरना जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था तो इस आरएसएस ने, जो इसका पितृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, इसने इस संविधान की प्रतियां जलाई थी, और बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने धरने, प्रदर्शन और जुलूस निकालने का काम किया था। ये तिरंगा झंडा अपने ऑफिस के ऊपर नहीं लगाते थे, लगाते थे क्या? आप बता दो। ये महिलाओं को आज बराबरी की बात कर रहे हैं, कहां महिला, इनके संगठन में एक भी महिला शामिल नहीं हो सकती थी, और आज कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी सारे ही हमारे पास आ जाओ, आरएसएस में आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनकी हमेशा से, मोहन भागवत ने एक बार नहीं 4 बार कहा है कि संविधान बदलना चाहिए, आरक्षण समाप्त होना चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये आरक्षण ही नहीं, ये वोट को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, ये वोट को खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा कि हमारा मत, लोगों का मत उन्होंने मध्य प्रदेश में, हरियाणा में चुरा लिया, इन्होंने वोट महाराष्ट्र में मत को चुराने का काम कर लिया, बिहार में चुराने की साजिशें रच रहे हैं। और अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं, ये इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि पहले वोटर लिस्ट का ये जो मत चुराने वाला, नाम काटने वाला षड्यंत्र और एजेंडा इनका भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है, वो राजस्थान में लागू करेंगे, और उसके बाद में नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव कराने वाले हैं। ये आपको और हमको समझना पड़ेगा। इसलिए
केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा। भाषण तो बहुत अच्छे दिए, सबने दिए, गीत भी गाए और भी गाओ, लेकिन भाई साहब इनके साथ जाकर के इनके सुख दुख में भागीदार हो जाओ, इनको पूछ लो तुम्हारी तकलीफ क्या है, उसके बाद में आपका राज ये हमारे कार्यकर्ता लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। मैंने पूछा था अध्यक्ष जी से, मैं क्यों 5-4 का पहले दिवा देता, बोले साहब कोई मानने ही कोई निश्चय समय दे होता हूं। तो भाई जी मैं तो थाने निवेदन करूं कि मैं तो 100 छोटो कार्यकर्ता हूं, भाषण में ध्यान नहीं देकर के हमको इनके दुख तकलीफ में भागीदार बनने की आवश्यकता है। इनके कोई तकलीफ है उसमें जाकर के खड़े हो जाओ कि तुम्हारे क्या काम है। हम ये चाहते, नेताओं में एक आदत बन गई कि मैं जीत गया, गोविंद डोटासरा जीत गया, तो जिसके काम है वो गोविंद डोटासरा के घर आए। नहीं, गोविंद डोटासरा जीत गया तो दुगुनी ताकत के साथ हमारे मतदाताओं के घर जाने की, हमारे कार्यकर्ताओं के घर जाने की आवश्यकता है। जब तक ये मिशन नहीं चलाएंगे, जब तक केवल भाषणों से नहीं, भाषणों में तो आप अपन नंबर 1 ले ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस ये तो भाषण के माहिर हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं। और आप देख सकते हो हर राजस्थान के हर मंत्री के यहाँ आरएसएस का एक व्यक्ति वहां पर उसका पीए लगा हुआ है। जब तक मंत्री की औकात नहीं है राजस्थान में, जब तक वो आरएसएस का व्यक्ति जो पीए बना बैठा है वो ऊपर से इशारा लेकर के भारतीय भवन से और ये नहीं कह दे कि हाँ यस हो गई फाइल, तब तक मंत्री की औकात नहीं है उस मंत्री की फाइल साइन कर दे। ये तो स्थितियां बना रखी है, धक्का मुक्की, ये कोई बात होती है? मुख्यमंत्री और किसी आईपीएस आईएएस के अगर कोई धक्का मुक्की की खबरें आने लग जाए, हुआ नहीं हुआ पता नहीं, मुख्यमंत्री जी तो कभी बोलते नहीं है। जब कभी कोई किसी प्रोग्राम में मिल जाते हैं तो हंस करके निकल जाते हैं। लेकिन टीकाराम जूली साहब, आप कभी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जाओ तो ये जरूर कहना कि राजस्थान के लोग पूछना चाहते हैं कि उस आईपीएस ने धक्का आपके मारा या आपने आईपीएस के मारा, ये जरूर पूछ लेना। क्योंकि ये गड़बड़ हो रहा है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री के किसी अधिकारी ने धक्का मार दिया तो हमारा तो जीना ही बेकार हो गया। हम तो उनके साथ खड़े होंगे संघर्ष करने के लिए कि मुख्यमंत्री जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। ये नारा हमको लगाना पड़ेगा, कांग्रेस को लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक अधिकारी की ये हिम्मत हो सकती है क्या कि मुख्यमंत्री के धक्का लगा दे, मुख्यमंत्री को कुछ बोल दे और वो उसी सीएमओ में पदस्थापित बता रहे जैसा बता रहे। मैं समझता हूं कि इससे बेड़ा गर्क करने वाला सरकार कभी हमने देखी नहीं है। बीजेपी के नेता, एमएलए, मंत्री ये कह रहे हैं, हे भगवान कब पर्ची बदले, कब पर्ची बदले। तो ऐसी पर्ची की तारीख क्यों बजवाई आपने? भाई जब पर्ची खुल रही थी तभी कहते थे, जब मुख्यमंत्री अपने विवेक से निर्णय नहीं करते, मुख्यमंत्री का कंट्रोल नहीं है ब्यूरोक्रेसी पर, 8-8 महीने से अधिकारियों की लिस्टें आ रही है। और पिछली बार आईएएस की तो लिस्ट ही बड़ी जोरदार आई। वो एक कहावत है हमारे, आप समझो मारवाड़ी में, मेरी शेखावाड़ी भाषा में, कि मामा को ब्याह मां पुरस्कारी और घमड़ आप बेटे नहीं देगा, ले बेटा लाडू, ले बेटा जलेबी, ले बेटा चक्की। तो सीएमओ वालों ने ही अपने सारे के सारे एक्स्ट्रा चार्ज बांट लिए और अपनी सेटिंग करके, और मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं कि सेटिंग सही होगी। मैं क्या मुख्यमंत्री जी थारे बुलाऊं तो होगी सेटिंग सही, अधिकारी थारा कुंगेड़ा सारे की सारी राजस्थान को पेड़ों गर्क कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार एक प्रेमचंद बेरवा जी हैं, एससी से आते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाया ना। तो कोई तो बनता अच्छा है। एक एससी का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बनता तो भी हमें खुशी होती। वो जयपुर जिले से है और जयपुर जिले का आरटीओ नहीं बदल सकता। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है इनके लिए? हमारे किरोड़ी जी बहुत धुआंधार ऐसे धुआं निकालते हैं और एक दिन बोले कि 8 करोड़ की बजरी बिशनपुर में चोरी हो रही है। अब दूसरे दिन क्या शाम सूंघ गया पता ही नहीं, वो तो बात ही नहीं करते। अब तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई। मैं क्यों भाई, जनता ने को नहीं भी
ठाने तो होगी लेकिन जनता को नहीं हो रही है, क्योंकि जनता ठगा महसूस कर रही है। जनता ये कह रही है कि आपने नौकरियां देने की बात की थी, आपने महंगाई कम करने की बात की थी, आपने किसान के कल्याण के लिए योजनाएं लाने की बात की थी, आपने दलित के उत्थान की बात की थी, आपने मातृशक्ति को मजबूती देने की बात की थी, आपने पेपर चोरों को रोकने की बात की थी, बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। और ये खुद ही खा खा के मगरमच्छ हो गए, खा खा के मगरमच्छ हो गए। कहा गए भाई वो मगरमच्छ? वही अमित शाह जी थे जो चुनाव से पहले आए थे, हम मगरमच्छों को पकड़ करके इन परीक्षाओं को दोबारा कराएंगे, जेल में डालेंगे। और आज ये निकम्मे सरकार ये कह रही है कि हमने तो ऐसे ही सत्ता लूटने के लिए झूठ बोल दिया, एसआई की भर्ती हम निरस्त नहीं करेंगे। ये निकम्मे सरकार का आप हाल देख सकते हैं। कहां गए साहब? वो कितना बदनाम किया, रीट में वो हो गया, रीट में ये हो गया, रीट में ये हो गया। क्या हो गया? जो बेईमान था हमारी सरकार ने पकड़ा, जेल के सलाखों में डाला, आपने ईडी से जांच कराई, आपने एसआईटी से जांच कराई। फिर क्या हुआ? उसके बाद में क्या रिजल्ट आया? चोर तो चोर होता है। जो चोर थे वो पहले भी पकड़े गए, आज भी पकड़े जा रहे, आगे भी पकड़े जाएंगे। लेकिन आज 1.25 लाख टीचर के पद हमारे राजस्थान के विद्यालयों में खाली हैं। उसके ऊपर आपका क्या जवाब है कि आप कब उनकी भर्ती करोगे? मैं जब शिक्षा मंत्री था तो रंधावा साहब 1 करोड़ के लगभग नामांकन हमारी सरकारी स्कूलों का बढ़ गया था। 3737 इंग्लिश मीडियम की महात्मा गांधी जी के नाम से सरकारी स्कूलें खोली थी। एक वो शिक्षा मंत्री तो 24 घंटे ही पता नहीं बोलता ही क्या है, उसका तो पता ही नहीं चलता। कभी टिक्की में से निकलता है, कभी कहीं से निकलता है, और कहता है हर बात मुख्यमंत्री जी से पूछ करके बताऊंगा। मुख्यमंत्री जी 1.5 साल में उससे मिले नहीं, पता नहीं क्या होगा। आज 70 लाख के लगभग है हमारा नामांकन। और अब नामांकन के समय क्या कर रहे हैं मोहन साहब? एक पेड़ मां के नाम, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक है, बीजेपी का होगा लेकिन अच्छी बात है, सबने लगाया, सब लगा रहे। अब कह रहे एक लड़का प्रतिदिन 10 पेड़ लगाएगा और एक टीचर 15 लगाएगा और 24 घंटे उस पेड़ के अंदर ही घुसे रहेंगे। तो भाई साहब पढ़ने के लिए भेजा है, कोई वन पर्यावरण डिपार्टमेंट में भेजा आपने, कोई फॉरेस्ट गार्ड बना दिया, इनको टीचर रहने दो, इनको स्टूडेंट रहने तो समझ में नहीं आ रहा। एक दिन तो हत्या हो गई मोहन साहब, मैं बताऊं आपको, सत्य घटना है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी, जिनके पास पंचायती राज मंत्री भी, जहां भी जाते हैं सफाई हुई कि नहीं, सफाई हुई कि नहीं। अब पता नहीं क्या उनके पास केवल सफाई का ही डिपार्टमेंट है क्या, और उसके नाम से किसी न किसी को सस्पेंड करते। अपने घर में बुलाते हैं, एक तरफ पंचायती राज के 10 अधिकारी बैठ जाते हैं, एक तरफ शिक्षा के बैठ जाते हैं। 1 घंटे बाद में आते हैं और कहते हैं आगे क्या आगे, तो दोनों साथ क्यों आए? साहब आपने बुला लिया तो दोनों साथ आ गए। कि चलो मैं दोनों डिपार्टमेंटों की साथ साथ मीटिंग लेता हूं। तो एक को कहते हैं शिक्षा वालों को कि आप गाय पालते हो, तो अधिकारी टावर पाले, गाय पाले, तो कोई खड़ा नहीं हुआ, बोले तुम फेल हो गए, छोड़ो। इधर वालों ने दूसरे की तरफ चले गए, बोले आपको पता है कि एक गाय के मूत्र में, एक बूंद मूत्र में 100 टन ऑक्सीजन होता है। तो वो 2 अधिकारियों को हंसी आ गई, रुमाली लाए नहीं तो दांत दिख गए। बोले ये मीटिंग यहीं समाप्त की जाती है, मैं दोबारा बुलाऊंगा तब बात करूंगा, आज तक मीटिंग बुलाई। अब यार क्या करे इन लोगों का, ये पर्चियां भी तो नहीं बदल रही है ना, मैं क्या करूं? मैं आपका हितैषी हूं, मैं चाहता हूं राजस्थान में काम हो, विकास हो, गरीब की, दलित की, पिछड़े की सुनवाई हो। अब कोई आता है, कभी तो नड्डा जी आते हैं कि इस भजन लाल को सीएम मत मानना, ये तो एक विचारधारा का दूत है, बड़ा जोरदार आदमी है, सीएम बना के चला गया, सीएम मत मानना। तो किसको माने भाई? किरोड़ी जी को मान ले। अब तो आप तय तो करो, पर्ची भिजवा दो वहां से। और अभी अमित शाह जी आए कि सहकारिता में 5वें नंबर पर पहुंचा दिया।
मैं अमित शाह जी हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, दोबारा ईडी तो भेज मत देना। मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं कि ये पहले कितने नंबर पे था? भजन लाल जी ने हेलीकॉप्टर में उड़ करके कितने नंबर पे पहुंचा दिया, वो तो बताओ। तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो संविधान है, इसका मतलब आरक्षण, इसका मतलब समानता, इसका मतलब धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब बोलने की आजादी, इसका मतलब शिक्षा की आजादी, सब शिक्षित बने, इसका मतलब सब मूलभूत अधिकार जिनके हैं वो प्राप्त करने के लिए अधिकारी हैं, इसका मतलब अत्याचार नहीं हो, इसका मतलब न्याय मिले, अन्याय नहीं हो, किसी के साथ अन्याय हो रही हो तो न्याय मिले। ये सब चीजें हवा हवाई हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। और मेरे पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, आप जो प्रिंट मीडिया और बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो बंधु बैठे हैं, आधे से ज्यादा तो इस सोशल मीडिया वालों ने आपका स्थान ले लिया है। और एक समय ये आएगा कि ये कानून भारत सरकार पारित करेगी इस मोदी जी के रहते रहते कि अगर बीजेपी के आरएसएस के खिलाफ कुछ दिखा दिया तो जेल के सलाखों में अंतर होंगे और ये आपकी आजादी भी छिनने जा रही है। यही इस संविधान का और इस संविधान बचाओ का भी उद्देश्य है। क्योंकि आप हैं तो किसी की गरीब की, पीड़ित की, दलित की और की कोई अन्याय हो रहा है तो आप दिखाते हैं, रात को 12 बजे तक दिखाते हैं। सुबह 4 बजे कोई घटना होगी तो 4 बजे जब एक टैंकर पलटा था गैस का वहां पर भाटरोटा के अंदर डूडू के पास में, तो सबसे पहले अगर वहां कोई पहुंचा तो एक पड़ोसी के अलावा अगर कोई था तो हमारा मीडिया का साथी था जिसने कहा कि ये इस तरीके की घटना हो गई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सबके भी अधिकार सीज होने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं और मेरे सम्मानित मंच से, सब लोग अच्छे बोलने वाले हैं, सब लोग बड़े नेता हैं, मेरे से भी बहुत सीनियर हैं, लेकिन एक समय की अपनी प्रतिबद्धता होती है, समय का अपना तकाजा होता है। आप भी थक गए हो तो मैं इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को जनता के बीच में जाकर के जनता के मुद्दों को आज आगे करके उठाना पड़ेगा। किसी के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है तो उसको मदद करनी पड़ेगी, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये करेंगे तब सही मायने में हमारी इन मीटिंगों का कोई फायदा है, नहीं तो नहीं है। और मैं एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, हमारे सेवा दल, सब अग्रिम संगठनों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो शेर का एरिया खिसकाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ आप भी आंदोलन कीजिए।